नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है और इसके अलावा जो सीईटी एग्ज़ाम है, तो जो आपका 26 और 27 तारीख को होगा। इसके अलावा जो स्टेट है जो 30 और 31 तारीख को होगा। तो आपके एग्ज़ामों के लिए हरियाणा जो जीके है, इसमें करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन्हें आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता है उन सभी को हमने आज की वीडियो में यहाँ पर लिया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अब जब 5 दिन ही शेष रह गए हैं, तो इसलिए जो आपको यहाँ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि आपको जो है ये याद रह सके। तो जिसमें सबसे पहले आ जाता है जो मुख्यमंत्री है। कब शपथ ली थी इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में? 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार शपथ ग्रहण की थी। इससे पहले 12 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। जन्म इनका 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर माजरा अम्बाला में हुआ था। व्यक्तिगत रूप से एक हरियाणा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद आ जाता है जो स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला। तो इनका 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। एग्जाम में आ सकती है डेट, तो 20 दिसंबर 2024 को। और ये एक भारतीय राजनीतिक थे। इनका जन्म सिरसा के जो चौटाला गांव है वहाँ पर हुआ था 1 जनवरी 1935 को, ताऊ देवीलाल के घर हुआ। और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ का रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब सबसे अधिक बार तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय। तो ये इनका बंडारू दत्तात्रेय का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1947 को। एक भारतीय राजनीतिक जो कि 2021 से हरियाणा राज्य के वर्तमान में 18वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। है नहीं थे, क्योंकि अब जो है असीम घोष जो हरियाणा के जो नए राज्यपाल ये बन चुके हैं और ये 19वें नंबर के हैं। तो ये 18वें नंबर के थे। तो 14 तारीख को जो है नए जो राज्यपाल असीम घोष इन्होंने शपथ ली थी। तो इनका जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। और हैदराबाद में जन्म दत्तात्रेय ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और हिमाचल प्रदेश राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद आ जाता है हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के जींद की जिले की है रेखा गुप्ता। इन्होंने जो है नियुक्ति की है। तो हरियाणा के मतलब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है ये। और इनका जो जन्म है 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जींद जिले के नंदगांव में हुआ था। 20 फरवरी 2025 से दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में ये सेवारत है। तो कौन से नंबर की है? 9वें नंबर की। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना के बाद इस पद को संभालने वाली चौथी महिला। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन से नंबर की? चौथी महिला है। इसके बाद है भारत के पूर्व जो थल सेनाध्यक्ष हैं वीके सिंह। इनको भी हाल ही में मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इनका जन्म हरियाणा के भपोड़ा गांव भिवानी में हुआ था। और इसके बाद आ जाता है वर्ष 1990 बैच के आईएएस अनुराग रस्तोगी हरियाणा के 38वें मुख्य सचिव हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो अनुराग रस्तोगी कौन से नंबर के हैं? 38वें नंबर के हैं। अनुराग रस्तोगी हरियाणा के पहले से आईएएस है जिन्होंने मुख्य सचिव का पद दूसरी बार ग्रहण किया है। इसके बाद आ जाता है एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक हैं जो वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने 27 मई 2025 पद संभाला है और इन्हें विजयवर्धन का स्थान लिया है। तो इनका नाम है TVSN प्रसाद। तो विजयवर्धन जो राठौड़ थे इनकी जगह पर आए हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर परविंदर सिंह चौहान। इनकी नियुक्ति वरिष्ठ एडवोकेट बलदेव महाजन की जगह हुई थी। और 70 वर्षीय महाजन को नवंबर 2014 में नियुक्त किया गया था। इसके बाद आ जाता है मनु भाकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेल की दृष्टि से भी। तो ISSF विश्व कप 2025 में मनु भाकर ने हासिल किया रजत पदक। और मनु भाकर ने एक भारतीय निशानेबाज है। 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल में इन्होंने पदक जीता हुआ है। इनका जन्म झज्जर के गोरैया गांव में सन 18 फरवरी 2002 को हुआ था। और भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में दोहरे कांस्य पदक में जीत हासिल की है। और कोच जसपाल राणा है इनके। मनु भाकर को वर्ष 2024 के लिए भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है इससे नवाजा गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मनु भाकर को 2024 के लिए भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से हाल ही में नवाजा गया है। इसके बाद आ जाता है संदीप सांगवान। एक प्रसिद्ध हॉकी कोच है
और हाल ही में इन्हें गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1977 में सोनीपत के गांव नूरखेड़ा में हुआ था। इसके बाद है ईश्वर सिंह मालीवाल, हरियाणा के माटीकला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर सिंह मालीवाल की मृत्यु। ईश्वर सिंह मालीवाल की मार्च 2025 में एक सड़क दुर्घटना जिसमें मृत्यु हो गई है और हरियाणा के हिसार के ये रहने वाली थी। इसके बाद आ जाता है संतराम देसवाल। तो साहित्यकार है डॉक्टर संतराम देसवाल। ये 24 अप्रैल 1955 को जन्मे। संतराम देसवाल को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। देसवाल की साहित्य, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देखते हुए इस सम्मान के लिए चुना गया है। संतराम देसवाल जिला झज्जर के खेड़ के गुजर गांव के रहने वाले हैं और पेशे से एक ये शिक्षक हैं। इसके बाद जाता है हरविंदर सिंह। तो पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले कैथल के हरविंदर सिंह को पद्मश्री अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है और 25 फरवरी 1991 को कैथल में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद जाता है नीरज चोपड़ा। भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा। इन्होंने दोहा जो डायमंड लीग थी इसमें 90.23 मीटर वाला जा फेंका था और हाल ही में नीरज तो जो यहाँ पर चोपड़ा है दोहा जो ये डायमंड लीग है इसमें दूसरे स्थान पर ये रहे हैं। और जर्मनी के जूलियन वेबर जिन्होंने 91.06 मीटर जाबाल फेंका था, तो अपने कैरियर का ये बेस्ट थ्रो है इनका। इसमें पहले उनका बेस्ट थ्रो था 89.94 मीटर का जो उन्होंने 2002 डायमंड लीग में हासिल किया था। नीरज चोपड़ा ने 2024 पेरिस ओलंपिक में सिल्वर पदक और लंदन ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत के खंडरा गांव में हुआ था। इसके बाद आ जाता है जो दीपा मलिक है। दीपा मलिक ने हाल ही में एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष भी है। दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता है और 2016 के रियो पैरालंपिक में शॉटपुट में रजत पदक इन्होंने जीता था और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 30 सितंबर 1970 को सोनीपत के भैंसवाल जो गांव है वहां पर हुआ था और इनका जो खेला शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो है। इसके बाद आ जाता है सैफ अली वर्मा। यह 6 महीने बाद स्टार ओपनर सैफ अली वर्मा की भारतीय टीम में वापसी हुई थी और वह अक्टूबर 2024 के बाद से टीम से बाहर थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी, चाहे वह पुरुष हो या महिला। सैफ अली आईसीसी महिला 2020 प्रारूप में सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में विश्व की नंबर 1 बल्लेबाज है। इनका जन्म 28 जनवरी 2004 को रोहतक में हुआ था और दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ और ब्रेक गेंदबाज है। इसके बाद आ जाता है जो हरियाणा में किसके पास कौन सा मंत्रिमंडल है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मुख्यमंत्री है, लाडवा से चुनाव लड़ा था इन्होंने, तो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गृह, वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग एवं शहरी संपदा, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सबके लिए आवास, CID, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, कानून एवं विधायी, वह सभी विभाग जो किसी को नहीं बांटे गए हो मुख्यमंत्री के पास आ जाते हैं। और अंबाला से अनिल विज, ये बिजली परिवहन और श्रम मंत्री है श्रम विभाग में। और कैबिनेट मंत्री की बात करें तो यहाँ पर गोवाना सोनीपत से है डॉक्टर अरविंद शर्मा। सहकारिता, जेल, चुनाव, पर्यटन विभाग है इनके पास। और कैबिनेट में ही सराना पानीपत से है कृष्णलाल पवार। विकास एवं पंचायत, खनन एवं भू विज्ञान इनके पास है। इसके बाद आ जाता है कैबिनेट में ही पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा। स्कूल शिक्षा मंत्री हैं। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार, संसदीय मामले इनके पास हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में तिगांव फरीदाबाद से है राजेश सिंह नागर। खाद्य एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, प्रिंटिंग एवं स्टेशन ये इनके पास है। इसके बाद आ जाता है कैबिनेट मंत्री बरवाला हिसार से रणवीर गंगवा। जन स्वास्थ्य में अभियांत्रिकी इनके पास है और लोक निर्माण विभाग भी इनके पास है। नेक्स्ट आ जाता है कैबिनेट मंत्री बादशाहपुर गुड़गांव से राव नरवीर सिंह। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी, विदेश सहयोग विभाग, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, ये सभी जो विभाग इनके पास है राव नरवीर सिंह। इसके साथ ही यहाँ पर कैबिनेट मंत्री अटेली महेंद्रगढ़ से आरती सिंह राव।
स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं अनुसंधान, आयुष विभाग इनके पास है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में पलवल से है गौरव गौतम। युवा सशक्तिकरण एवं एंटरप्रेन्योर, खेल, कानून एवं विधायी कार्य सीएम के साथ अटैच, ये सारे जो विभाग हैं इनके पास हैं। इसके बाद आ जाता है कैबिनेट मंत्री में ही, तो शाम भिवानी से आया सुरती चौधरी। महिला एवं बाल विकास है इनके पास। सिंचाई एवं जल संसाधन भी इनके पास है। इसके साथ ही रुदौर से थे रुदौर यमुनानगर से श्याम सिंह राणा। कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी विभाग इनके पास हैं। इसके बाद आ जाता है फरीदाबाद से विपुल गोयल है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी निकाय विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, ये इनके पास है। नरवाना जीत से कृष्ण कुमार बेदी, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, SC एवं BC वेलफेयर तथा अंत्योदय कल्याण, आतिथ्य सत्कार, वास्तुकार, तो ये सारे इनके पास हैं। इसके बाद आ जाता है जो नायब सिंह सैनी थे। हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की थी और नायब सिंह सैनी को निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लाडवा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 70 को अम्बाला के मिर्जापुर गांव, तहसील नारायणगढ़ में हुआ था। और इनकी शिक्षा की बात करें तो एक लव ग्रेजुएट है और उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में से LLB की डिग्री हासिल की है। इससे पहले उन्होंने BR अम्बेडकर भी जो विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से BA की डिग्री हासिल की थी और 2014 से 19 तक नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक रहे हैं और 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद भी ये चुने गए थे। और 15वीं विधानसभा मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो हरियाणा में इस बार 12 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्रिमंडल में 2 महिलाएं भी शामिल की गई हैं। हरविंदर सिंह कल्याण जो घरोंडा करनाल में आता है, हरियाणा के स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। कृष्ण मीणा जी इनको डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया गया है। वर्तमान 2024 में हरियाणा विधानसभा के 15वें चुनाव संपन्न हुए 5 अक्टूबर 2024 को। तो डेट आप याद रखिएगा कि कब ये चुनाव हुए थे, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा विधानसभा जो 2024 के नतीजे थे 8 अक्टूबर 2024 को आए थे। तो सीटें भारतीय जनता पार्टी को कुल 48, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी लगातार तीसरी बार। और कुल वोटरों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में कुल वोटरों की संख्या यह है 2.10 करोड़। मतदान हुए थे 1.38 करोड़। हरियाणा की 90 सीटों पर कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था? 1031। महिला उम्मीदवार थे 101। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 है। लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5। तो 15वीं जो विधानसभा चुनाव थे इसमें कुल 101 महिला उम्मीदवारों में से कितनी महिला विधायक बनी थी? तो ये 13 थी। 15वीं विधानसभा हरियाणा में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 67.90%। हरियाणा के किस विधानसभा सीट पर सर्वाधिक मतदान हुआ था? एलनाबाद में हुआ था 80.61%। इसके बाद आ जाता है भड़कल जो फरीदाबाद, इसमें सबसे कम मतदान हुआ था, केवल 48.27%। 15वीं विधानसभा हरियाणा के प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम कितनी राशि खर्च करने के लिए निर्धारित की गई थी? तो 40 लाख। हरियाणा में जो 15वीं विधानसभा जो चुनाव थे इसमें कितने निर्दलीय विधायक बने थे? तो 3, और जिसमें हिसार सावित्री जिंदल से गन्नौर देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जो, तो ये थे निर्दलीय। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो डबवाली से आदित्य देवलाल चौटाला थे, रानिया से अर्जुन चौटाला थे। और बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने मात्र 32 वोटों से जीत हासिल की थी। इनका निर्वाचन क्षेत्र था उचानाकला जी। मोहम्मद खान कांग्रेस से थे, सबसे अधिक 58,441 वोटों से जीते थे। इनका निर्वाचन क्षेत्र था फिरोजपुर झिरका। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र में जीत हासिल की थी आदित्य सुरजेवाला ने 25 वर्ष। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक उम्र में विधायक बने हैं रघुवीर सिंह कादियान 80 वर्ष। भारतीय जनता पार्टी को पूरे हरियाणा में कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 39.94%। कांग्रेस पार्टी को पूरे हरियाणा में कितने प्रतिशत वोट शेयर मिला है? 39.04%। इसके बाद आ जाता है हरियाणा की जो लोकसभा सदस्य थे 10, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो जैसे चौधरी धर्मवीर सिंह भाजपा के थे भिवानी महेंद्रगढ़ से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से कांग्रेस के थे, जयप्रकाश कांग्रेस से, कुमारी शैलजा ये भी कांग्रेस से थी सिरसा से, कृष्णपाल गुर्जर भाजपा फरीदाबाद से, मनोहर लाल खट्टर भाजपा करनाल से,
नवीन जिंदल भाजपा कुरुक्षेत्र से, और राव इंद्रजीत सिंह यादव भाजपा गुड़गांव से, सत्यपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस सोनीपत से, वरुण चौधरी कांग्रेस अम्बाला से थे। तो इस प्रकार से ये 10 सीटें थी। तो वर्तमान हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 2 आरक्षित सीट सिरसा और अम्बाला है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। टोटल 10 आरक्षित हैं, सिरसा और अम्बाला। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी महेंद्रगढ़ सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो कौन सा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है? भिवानी महेंद्रगढ़, क्षेत्रफल की दृष्टि से। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा भिवानी महेंद्रगढ़ हो जाएगा, सबसे छोटा है फरीदाबाद। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा सीट है गुड़गांव, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी जो लोकसभा सीट है वो सोनीपत है। ये तो बात थी लोकसभा की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्यसभा की। 5 सीटें हैं हरियाणा में। रामचंद्र जांगड़ा 2020 से हैं, कार्तिकेय शर्मा 2022 से, किरण चौधरी 2024 से, सुभाष बराला 2024 से, रेखा शर्मा 2025 से। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में जो नगर चुनाव हुए थे, नगर निगम चुनाव 2025 वाले। कुल नगर निगम कितने हैं? 11 हैं। 3 लाख या 3 लाख से अधिक आबादी आप कह सकते हैं। हरियाणा में कुल नगर परिषद कितनी है? 23। 50,000 से 3 लाख तक की आबादी है। हरियाणा में कुल नगर पालिका 53 है। 30,000 से 50,000 तक की जो आबादी है। हरियाणा में कुल नगर पालिकाएँ कितनी हैं? 87। 11, 23 और 53। तो ये जो आंकड़े हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 की जो थी वहाँ से लिए गए हैं। तो कुल नगर पालिकाएँ 87 हैं। प्रथम नगर निगम फरीदाबाद 1996 में बनी थी। 10वां सोनीपत 2015 में, 11वां मानेसर 23 दिसंबर 2020 को। तो 11 हैं। सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है, सबसे छोटा है मानेसर। हरियाणा के नगर निगम के मेयर मतलब महापौर कह देते हैं। फरीदाबाद के प्रवीण जोशी भाजपा से, सबसे बड़ी जीत की थी इनकी। मानेसर डॉक्टर इंद्रजीत यादव निर्दलीय थे, सबसे छोटी जीत थी इनकी। गुड़गांव से राजरानी भाजपा से सबसे अधिक उम्र की। और पानीपत से कोमल सैनी, सोनीपत से राजीव जैन, रोहतक से राम अवतार, करनाल से रेणु बाला गुप्ता, यमुनानगर से सुमन बहमनी भाजपा से, और पंचकुला से कुलभूषण गोयल भाजपा, हिसार प्रवीण पोपली भाजपा से, अम्बाला शैलजा सचदेवा भाजपा। तो इस प्रकार से ये 11 जो कैंडिडेट हैं ये नगर निगम के जो चुनाव हुए थे अब ये 2025 वाले, तो इनमें कैंडिडेट जीते हैं। इसके बाद जाता है हरियाणा में जो खेलकूद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जो पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 वाले फ्रांस में, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए थे। और 33वां जो पेरिस ओलंपिक खेल था इसका आयोजन हुआ था पेरिस शहर में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 में। इस बार भारत के 117 खिलाड़ियों ने 16 खेलों में भाग लिया और भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, कितने भार वर्ग में। तो जैसे सरबजोत सिंह है, शूटिंग में पुरुष थे, 10 मीटर संयुक्त एयर पिस्टल में रजत पदक इन्होंने जीता है। अमन सहरावत कुश्ती में 57 किलो भार वर्ग में और कांस्य पदक इन्होंने जीता है व्यक्तिगत रूप में, मतलब अकेले ही। सुमित अंतिल सोनीपत से हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं सुमित, और कांस्य पदक इन्होंने जीता है टीम के साथ। अभिषेक सोनीपत से है हॉकी में ही, और इन्होंने भी कांस्य जीता है टीम के साथ। संजय हिसार से हॉकी से है ये भी, और इन्होंने भी कांस्य टीम के साथ ही जीता, मतलब ये सारे खेलते हैं तभी मिला है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। और यहाँ पर देख लेते हैं तो जो ये हुए थे खेल पेरिस वाले, 33वां पेरिस ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस शहर में हुआ था। तो इसका जो उद्घाटन है पीवी सिंधु जो है और शरद कमल तमिलनाडु से ने किया था। समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर राजेश थे। उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कमल थे और समापन में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। ओलंपिक गेम्स 2024 पेरिस में हरियाणा के कुल 25 खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें 1 रजत व्यक्तिगत रूप में और 4 कांस्य पदक थे।
2 व्यक्तिगत और 2 टीम के साथ। पदकों का विवरण यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो खिलाड़ियों द्वारा जीते गए देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा एथलेटिक में, पुरुष जेवलिन थ्रो में रजत पदक इन्होंने जीता था, अकेला ही थे व्यक्तिगत रूप में। मनु भाकर की बात करें तो शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल एवं 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। ये भी व्यक्तिगत रूप से ही है, क्योंकि ये अकेला ही खेल है, एक व्यक्ति के द्वारा खेला जाता है। इसके साथ ही ये आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इसमें जो शूटिंग वगैरह में जिन्होंने पदक यहाँ पर जीते हैं। इसके बाद जाता है जो स्रोत निर्देशक खेल विभाग और हरियाणा से महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे नीरज चोपड़ा है, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। तो भाला फेंक प्रतियोगिता जो थी, इसमें रजत पदक इन्होंने जीता था, कितना 88.34 मीटर में, और खंडरा गांव में हुआ था इनका जन्म, पानीपत में है। मनु भाकर निशानेबाजी में और एकल प्रतियोगिता में 10 मीटर में कांस्य पदक, और सर्वजीत अम्बाला के हैं के साथ 10 मीटर में दूसरा कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 को झज्जर के गोरेगांव में हुआ था। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो कौन? मनु भाकर। सर्वजोत सिंह का बारे में अगर देखें तो इनका जन्म 30 सितंबर 2001 को अम्बाला के धीन गांव में हुआ था। तो 30 सितंबर 2001 को अम्बाला का धीन गांव है, वहाँ पर हुआ था। ये गांव है अम्बाला के अंतर्गत आता है। अहमद शहरावत कुश्ती में 57 किलोग्राम भार में, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अमन शहरावत का जन्म 2003 में बिहार गांव जज्जर में हुआ था, बिरोहर गांव जज्जर में। अमन शहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। भारतीय हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक, इसमें से हरियाणा के 3 खिलाड़ी शामिल थे। अब जिसमें संजय हिसार से, अभिषेक नयन सोनीपत से, सुमित वाल्मीकि सोनीपत से थे। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। आगे है ओलंपिक जो खेल थे, इसमें दी जाने वाली हरियाणा सरकार द्वारा जो राशि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले एग्जाम हुए थे उसमें भी राशि पूछी गई थी, तो राशि जरूर पूछी जाती है। तो स्वर्ण पदक जो विजेता है ओलंपिक में, उसे कितनी राशि दी जाती है? 6 करोड़ रुपये। जो सिल्वर पदक जीतता है उसको 4 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। कांस्य पदक जो जीतता है उसको 2.5 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। इसके साथ ही ओलंपिक में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो जो मेडल जीतेंगे, स्वर्ण को 6, सिल्वर को 4 और कांस्य को 2.5 करोड़, बाकी जो और दूसरे हैं उनको 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जो 17वां पैरालंपिक हुआ था 2024 पेरिस फ्रांस में। ध्वजवाहक कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाग्यश्री यादव और सुमित अंतिल। तो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पेरिस ओलंपिक जो हुए थे फ्रांस में, उसमें ध्वजवाहक कौन से खिलाड़ी बने थे? तो भाग्यश्री यादव और सुमित अंतिल ये वाले थे। तो भारत की पैरालंपिक टीम ने पेरिस खेलों में इतिहास रच दिया था, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ कुल 29 पदक इन्होंने हासिल किए थे। पैरालंपिक गेम 2024 पेरिस फ्रांस में हुए थे, और हरियाणा के कुल 23 खिलाड़ियों द्वारा इसमें भाग लिया गया, जिसमें से 5 स्वर्ण व्यक्तिगत रूप में, 3 रजत व्यक्तिगत रूप में जीते गए थे। नगद पुरस्कार की देय राशि अगर हम देखें तो इसमें कितने दी जाती है, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सुमित अंतिल है सोनीपत से, और पैरा एथलेटिक में, जेवलिन थ्रो में, F64 में और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। नवदीप पानीपत जेवलिन थ्रो, और इन्होंने भी स्वर्ण जीता था। इसके बाद आ जाता है धर्मवीर नैन सोनीपत से, क्लब थ्रो पुरुष में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। हरविंदर सिंह कैथल से पैरा तीरंदाजी में सिंगल पुरुष में और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नीतीश कुमार चरखी दादरी से पैरा बैडमिंटन में और सिंगल पुरुष में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। योगेश कथुनिया पैरा एथलेटिक डिस्क थ्रो में रजत पदक जीता है इन्होंने। प्रणव शर्मा पैरा एथलेटिक है, ये भी क्लब थ्रो पुरुष में रजत पदक जीता है। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग में पुरुषों के 10 मीटर में एयर पिस्टल राइफल में रजत पदक इन्होंने जीता है। इसके बाद आ जाता है जो खेल विभाग और हरियाणा से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। महेंद्रगढ़ की बहू और राजस्थान की लड़की मोना अग्रवाल ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद है जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 में, तो इसे भी देख लेते हैं, कई बार आ जाता है, पिछले एग्जाम से भी क्वेश्चन। वैसे तो मान के चलो कि नहीं आता है, लेकिन फिर भी जा सकता है।
तो ये जो खेल है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2024 के बीच इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित हुए थे। पिछले खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे और आगामी खेल 2026 वाले ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। 2018 वाले गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे और आगे 2026 के ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 61 जो पदक वो जीते थे। गोल्ड में 22, सिल्वर में 16 और ब्रॉन्ज में 23। राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 वाले थे, इसमें हरियाणा के 43 खिलाड़ी जो थे उन्होंने भाग लिया था, जिसमें से 17 जो खिलाड़ी थे 20 पदक इन्होंने जीते थे, जिसमें गोल्ड 9 थे, सिल्वर 2 थे और ब्रॉन्ज 6 थे। इसके बाद है हरियाणा सरकार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि देती है। तो यहाँ पर ये राष्ट्रमंडल खेलों की बात है, इनमें राशि थोड़ी कम होती है, ओलंपिक में ज़्यादा मिलती है। तो राष्ट्रमंडल खेलों में थोड़ी कम है। अब जैसे जो स्वर्ण पदक जीतेगा राष्ट्रमंडल खेलों में से 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत जो जीतेगा 75 लाख हो जाएंगे। कांस्य जो जीतेगा 50 लाख हो जाएंगे। चौथा स्थान पर जो आएगा उसे 15 लाख रुपए मिलेंगे और बाकी जो अन्य खिलाड़ी जो होते हैं उनको 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों में थोड़ी राशि कम है, तो इसमें 1.5, 75, 50, 15 ऐसे है और बाकी जो खिलाड़ी और थे उनको 7.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। गोल्ड जीतने वाले कौन से थे इसमें? गोल्ड मेडल विजेता बजरंग पूनिया कुश्ती में जीता था, इन्होंने 65 किलो भार वर्ग में। साक्षी मलिक ने कुश्ती में 62 में। दीपक पूनिया कुश्ती में। रवि कुमार दविया कुश्ती में। विनेश फोगाट कुश्ती में। नवीन मलिक कुश्ती में। नीतू गणगस कुश्ती में। अमित पंगाल कुश्ती में और सुधीर पैरा पावर लिफ्टर में। तो इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हुए हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें, अंशु मलिक कुश्ती में और जन्म इनका निडानी गांव जींद में हुआ था। सागर अहलावत बॉक्सर हैं, 92 किलोग्राम वर्ग में और दादलान गांव है जज्जर में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ब्रॉन्ज मेडल की अगर हम बात करें तो मोहित ग्रेवाल है कुश्ती में 125 किलो भार वर्ग में, बामला गांव भिवानी से हैं। संदीप कुमार एथलेटिक में 10 किलोमीटर में दौड़ में जन्म इंद्रगढ़ में होता है इनका। दीपक नेहरा कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है 57 किलो भार वर्ग में और जन्म हुआ था रोहतक में। पूजा गहलोत ये कुश्ती में और सोनीपत से हैं। पूजा सियाग कुश्ती में 76 किलोग्राम भार वर्ग में हिसार से हैं। जैस्मीन लंबोरिया बॉक्सर हैं 60 किलोग्राम भार वर्ग में भिवानी से। इसके बाद बात कर लेते हैं जो 19वें एशियाई खेल हुए थे 2022 में। ये जो खेल है ओम जोची में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में आयोजित हुए, जो कि 2022 के खेल थे। भारत के कुल 107 पदक इन्होंने जीते थे, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक थे, 38 सिल्वर थे और 11 कांस्य थे। हरियाणा के 82 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीते थे, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक थे, 6 रजत पदक थे और 17 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। इसके बाद आ जाता है जो एशियाई खेल हुए थे, इसमें जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कौन से कितने मेडल जीते हैं। तो यहाँ पर ये एशियाई खेल हैं, तो इसमें बात करें तो इसमें गोल्ड 3 थे। गोल्ड जो जीता है उसमें 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। राशि की बात करें, जो गोल्ड जो जीतेगा उसे 3 करोड़ मिलेंगे, सिल्वर को 1.5 और ब्रॉन्ज को 75 लाख रुपए। तो इसमें जो थोड़ी राशि है वो ठीक है। एशियाई खेलों में राष्ट्रमंडल से जो खेला उससे तो ज़्यादा ही है। तो गोल्ड वाले को 3 करोड़, सिल्वर वाले को 1.5 और ब्रॉन्ज को 75 लाख रुपये राशि इसमें राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसके बाद जाता है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स से 2025 वाले संस्करण, इसका 7वां संस्करण था। आयोजन पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय 5 शहर जो बिहार में यहाँ पर हुआ था। तारीख थी 4 मई से 15 मई 2025। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने किया था। कुल खेल थे इसमें 28। आधिकारिक शुभंकर था गज सिंह, हाथी की ताकत और शेर के साहस का प्रतीक है। विश्राम और बोधगया से पाल वंश की विरासत से प्रेरित गज सिंह का अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया इन्होंने किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। पहले स्थान पर महाराष्ट्र था और दूसरे पर हरियाणा।
महाराष्ट्र ने 58 गोल्ड, 47 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज, कुल 158 जीते थे। दूसरे नंबर पर हरियाणा था, 39 गोल्ड, 27 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज, टोटल 117 जीते थे। राजस्थान तीसरे नंबर पर था, 24 गोल्ड, 12 सिल्वर, 24 ब्रॉन्ज और 60 कुल जीते थे इन्होंने। ये तीसरे नंबर पर था। चौथे नंबर पर कर्नाटक था। तो इन्होंने 17, 26, 15 और 58 ऐसे जीते थे। तो एग्जाम में आपका हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा। तो हरियाणा ने 39 गोल्ड, 27 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज, तो टोटल जो है इन्होंने 117 जीते थे और दूसरे नंबर पर रही थी। इसके बाद जाता है जो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2018 वाले दिल्ली में। दूसरे नंबर के होते हैं 2019 उड़ीसा में। तीसरे नंबर वाले 2020 असम में। चौथे नंबर वाले 2022 में हरियाणा, पंचकुला, अम्बाला, चंडीगढ़ में। हरियाणा इसमें प्रथम रहा था। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, 2018 दिल्ली, 19 उड़ीसा, 20 असम और 22 हरियाणा। पांचवा खेल जो है यहाँ पर ये 2023 मध्य प्रदेश, छठा 2024 तमिलनाडु में हुआ है। तो ये छठे वाला महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये अभी हुआ है 2024 तमिलनाडु में और पांचवा मध्य प्रदेश में हुआ था। अब आ जाता है जो हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे जो खिलाड़ी है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो जैसे मनोहर खट्टर और अमिताभ बच्चन, तो ये टीबी फ्री हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा हरियाणा संस्कृति और धरोहर, मतलब इसके एम्बेसडर इनको चुना गया है। संग्राम सिंह, इनको स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को स्टेज ऐप स्विट्जरलैंड की लग्जरी घड़ियों का, टाटा IF लाइफ इंश्योरेंस और कंपनी गुड डॉट का, और ऑल इंडिया का भी बने हैं अभी हाल ही में। हिमांशी शर्मा हरियाणा शिक्षा विभाग और डायबिटीज की। मनु भाकर खसरा और रूबरेला की। गौरी शौरान चेचक और खसरा और निर्वाचन आयोग की यूथ आइकॉन बनी है। दीपा मलिक हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूरे हरियाणा की साक्षी बनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिलेवार, तो ये तो पूरे उसकी थी। अगर जिलेवार की अगर हम बात करें तो जैसे मनीषा पायल, ये फतेहाबाद जिले की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर मनीषा पायल फतेहाबाद की। अनु कुमारी सोनीपत की। स्विता पुनिया ये भी सिरसा की है। शिवानी कपूर ये पंचकुला की है। अंजलि रेवाड़ी की है। तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया गुड़गांव की है। बाबा रामदेव ये योग के हैं। बजरंग पुनिया रवि दैया पतंजलि के। संजय दत्त नशा भगाओ बेटा बचाओ। शेफाली वर्मा हुंडई मोटर इंडिया की। अनवी अग्रवाल सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर। मनिका शिवकंद मेरा पानी मेरी विरासत योजना की। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हरियाणा पर्यटन विभाग, ये पहले भी थी अब भी हैं। फिट इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर संग्राम सिंह। तो इस प्रकार से है। अब जाता है हरियाणा के जो आयोग और विभाग के जो चेयरमैन हैं। जैसे हरियाणा निर्वाचन आयोग है, 18 नवंबर 1993 की इसकी स्थापना, और श्रीनिवास है यहाँ पर मुख्य आयुक्त, और आयुक्त में देवेंद्र कल्याण धनपत सिंह की जगह इन्होंने ली है। देवेंद्र कल्याण धनपत सिंह की जगह इन्होंने ली है। हरियाणा के वर्तमान में महाधिवक्ता है श्री पविंदर सिंह चौहान, 17वें नंबर के हैं। हरियाणा राज्य के वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री मोहनलाल बटोली, तो ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के हैं मुकेश खन्ना। हरियाणा प्रदेश के वर्तमान छठे जो लोकायुक्त हैं हरिपाल वर्मा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा प्रदेश के वर्तमान छठे लोकायुक्त हरिपाल वर्मा। शपथ राज्यपाल ने दिलाई थी। तो जैसे सेंटर में राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, सेम काम राज्य में राज्यपाल करते हैं। और प्रथम थे प्रीतम पाल सिंह, लोकायुक्त प्रथम प्रीतम पाल सिंह थे, और अब हैं हरिपाल वर्मा।
हरियाणा प्रदेश के वर्तमान डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर है 33वें नंबर के। जेल महानिदेशक है मोहम्मद अकील। पुलिस शिकायत प्राधिकरण की है नवराज सिंधु। हरियाणा के नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी हैं 38वें नंबर के। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी 38वें नंबर के। हरियाणा सीआईडी के वर्तमान मुखिया सौरभ सिंह हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के आलोक मित्तल हैं। हरियाणा लोकसभा आयोग जो है HPSC, इसके चेयरमैन हैं आलोक वर्मा, बिहार से। शपथ 21 अक्टूबर 2020 को ली थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSC, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को और इस समय हिम्मत सिंह जाई कैथल से इसके चेयरमैन हैं। पहले गोपाल सिंह खत्री थे। हरियाणा डेयरी विकास संघ वर्तमान के चेयरमैन हैं रणवीर सिंह। हरियाणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा हैं। हरियाणा महिला आयोग का गठन हुआ था 20 दिसंबर 1999 को। कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। अध्यक्ष है रेणु भाटिया फरीदाबाद से और उपाध्यक्ष कोई नहीं है फिलहाल तो। 7वें वित्त आयोग के चेयरमैन है संजीव कौशल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी 7वें वित्त आयोग के चेयरमैन संजीव कौशल हैं। और 6ठे वित्त आयोग 22 सितंबर 2020 में था। 6ठा वित्त आयोग के चेयरमैन थे पी राघवेंद्र राव। तो ये 6ठे के थे, ये 7वां है संजीव कौशल। और इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात बतलाई गई कि हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 को हुआ। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग वर्तमान चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार है। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन रणदीप जौहर हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन राज्यपाल हैं। वर्तमान वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी है। हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष है रमेश कुमार यादव। हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन हैं ये मोहसिन चौधरी। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के है मेघना अहलावत। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के है मुख्यमंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी से तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। हरियाणा बाल विकास के है बबीता फोगाट। हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर बलवान सिंह। इसके बाद आ जाता है हरियाणा राज्य जो वन्य जीव बोर्ड है, स्थापना नवंबर 2024 में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष रणवीर सिंह है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना 1968 में हुई थी, अध्यक्ष राज्यपाल है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1966 में हुई थी, अध्यक्ष जसविंदर मीनू बेनीवाल हैं। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो मुख्यालय इसका मधुबन करनाल में है। वर्तमान ADGP अनुराग गर्ग हैं। हरियाणा संस्थान जल प्राधिकरण केशनी आनंद अरोड़ा हैं। मेवात विकास बोर्ड 1980 CM अध्यक्ष हैं। शीतला माता साइन बोर्ड 1991 CM अध्यक्ष हैं। मनसा देवी 1991 में इसकी स्थापना, इसके भी CM अध्यक्ष हैं। सभी साहित्य अकादमी इनके भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अरावली विकास बोर्ड 1993 इसके भी CM ही हैं अध्यक्ष हैं। हरियाणा बाल संरक्षण श्रीमती प्रवीण जोशी हैं। तो मेवात विकास बोर्ड, शीतला माता, मनसा देवी, सभी साहित्य अकादमियाँ और ये अरावली इनके मुख्यमंत्री होते हैं। हरियाणा बाल कल्याण परिषद महासचिव रंजीता मेहता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुरती चौधरी हैं। व्यापारिक कल्याण बोर्ड शिव कुमार जैन हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के ललित बत्रा हैं। गठन 2012 में हुआ था चंडीगढ़ में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू है 36वें नंबर के, मध्य प्रदेश के हैं ये। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंडा हरियाणा के वर्तमान अध्यक्ष है पूर्व कुमार सिंह। हरियाणा वन विभाग विकास निगम की अगर हम बात करें तो इसके वर्तमान चेयर हैं आनंद मोहन। स्थापना 7 दिसंबर 1989 को पंचकुला में हुई थी। हरियाणा युवा आयोग देवेंद्र कादियान है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मार्केटिंग बोर्ड का गठन 1 अगस्त 1969 को हुआ था। चेयरमैन आदित्य देवीलाल चौटाला हैं। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापना 1969 में हुई थी। चेयरमैन राजेंद्र लितानी हिसार से हैं। हरियाणा हैफेड की अगर हम बात करें स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। चेयरमैन कैलाश भगत कैथल से हैं। हरियाणा शुगर फेडरेशन वर्तमान चेयरमैन धर्मवीर डागर हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड गठन 2015 में हुआ था। अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं इसके और वर्तमान उपाध्यक्ष है धूमन सिंह किरमच कुरुक्षेत्र से। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के तो चेयरमैन पवन कुमार है चरखी दादरी से।
हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष विनीत गर्ग हैं। हरियाणा प्रदेश दूसरे लाख मिशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भल्ला हैं। हार्टोन के अध्यक्ष हैं आनंद मोहन शरण और मुख्य सूचना आयुक्त हैं TVN प्रसाद। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं रविंद्र बालियान। हार्को बैंक के वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर हुकम सिंह भाटी। इसके बाद है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर हैं और हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड चेयरमैन अरविंद यादव हैं। बीज विकास निगम के चेयरमैन हैं देव कुमार शर्मा। इसके बाद आ जाता है जो हरियाणा में विश्वविद्यालयों के कुलपति कौन हैं। जैसे रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, स्थापना 2014 में हुई थी, इसके विषय रामपाल सैनी। चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय है सिरसा में, स्थापना 2003 में हुई थी, डॉक्टर विजय कुमार इसके वीसी हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय हिसार, स्थापना 2/2/69 को हुई थी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और अल्फ्लेचर BR काम्बोज है इसके वीसी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में है, स्थापना 2010 में हुई थी और वीसी है नरेश जिंदल। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में है, स्थापना 1995 में हुई थी, वीसी है प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई। और MDU विश्वविद्यालय रोहतक, स्थापना 1976, वीसी राजवीर सिंह लोहान है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये सोनीपत में है, कानपुर कला में, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, सुदेश छिकारा इसके वीसी है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 1956 में हुई थी इसकी स्थापना, जो प्रथम जो थे राष्ट्रपति उन्होंने की थी जंग, और राजेंद्र प्रसाद ने। वीसी की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव इसके वीसी हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय जैतपाली मेंदरगढ़ में है, स्थापना 2009 में हुई थी, टंकेश्वर कुमार इसके वीसी हैं। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, तो कुरुक्षेत्र वाला जरूर आ सकता है कि ये इसकी जो स्थापना 1956 में जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने की थी। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जैतपाली मेंदरगढ़ 2009 में हुई थी, टंकेश्वर कुमार है इसके वीसी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में है, स्थापना 2016 में हुई थी, वीसी सुरेश के मल्होत्रा हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में है, स्थापना 2014 में हुई थी, प्रोफेसर दीप्ति दीमानी इसकी वीसी है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में है, स्थापना 2013 में, और प्रोफेसर दीप्ति दीमानी इसकी वीसी। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक में है, 2012 में स्थापना हुई थी, प्रोफेसर HL वर्मा इसके वीसी हैं। JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद में है, स्थापना 2009 में, और इसके जो वीसी हैं प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर हैं। इसके बाद आ जाता है महाराजा जो अग्रसेन हवाई अड्डा है हिसार में। इससे महत्वपूर्ण कुछ जानकारी, इसकी बिल्डिंग का आकार कैसा है, शंख के जैसा, और जमीन 7200 एकड़ में है। मालिक नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा। ऊंचाई MSL 213 मीटर मतलब 700 फीट है। प्रारंभ में 1965 में हवाई पट्टी के रूप में इसका निर्माण हुआ था। 1970 में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो थे बंसीलाल, इनके नेतृत्व में दिल्ली पटियाला हिसार दिल्ली मार्ग पर एक निजी तौर पर प्रबंधित हवाई सेवा शुरू की गई थी। 1999 फिर हिसार एविएशन क्लब का हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन में विलय कर दिया गया था। फिर 26 जुलाई 2021 को हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया था। फिर नरेंद्र मोदी जहाँ इन्होंने 14 अप्रैल को वर्तमान में 2025 में इसका उद्घाटन किया है, और एलायंस एरिया ने दिल्ली और अयोध्या के लिए सीधी उड़ान संचालन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त हिसार से अयोध्या के लिए सप्ताह में 2 बार और तथा जम्मू, जयपुर और अहमदाबाद और चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में 3 बार उड़ान निर्धारित की गई है। तो ये उद्घाटन हुआ था, अभी किया था ये, तो ये आप याद रखिएगा। और अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी है, तो इनकी मदद से हिसार एयरपोर्ट और इंटीग्रेटेड एविएशन हब को विकसित किया जाएगा। हरियाणा की रैंक देख लेते हैं। जैसे हैप्पीनेस सूचांक जो रिपोर्ट थी 2024 की, 11वां स्थान मिला है हरियाणा को। PM कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में दूसरे नंबर पर है। मनरेगा मजदूरी प्रथम नंबर पर, 400 रुपये मजदूरी अब हरियाणा में। आधार नामांकन में प्रथम नंबर पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में 12वें नंबर पर है। ई गवर्नेंस में प्रथम नंबर पर है। हरियाणा 100% विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क में पहले नंबर पर है।
साइबर हेल्पलाइन पर 100% को रिसीव करने में पहले नंबर पर है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में अन्न देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। ऊर्जा दक्षता में तीसरे नंबर पर है। प्रति इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है। नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली सूचकांक में तीसरे नंबर पर है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में तीसरा नंबर है। सॉफ्टवेयर निर्माण में तीसरा नंबर है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में चौथा नंबर है। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में चौथे नंबर पर है। वाटर अथॉरिटी में 5वां नंबर है। खुले में शौच मुक्त में 5वां नंबर है। हरियाणा अपना राज्य गीत बनाने में 11वें नंबर पर है और अब की बार पहला अपना गीत बनाया है हरियाणा ने। तो राज्य गीत बनाने में 11वें नंबर पर है। एनीमिया युक्त भारत अभियान 5वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में 11वें नंबर पर है। देश में हरियाणा का जो जीडीपी रैंक में 13वां स्थान है। स्वास्थ्य सूचकांक में 14 नंबर पर है हरियाणा। जीएसटी में 5वें नंबर पर है। वे बिल जारी करने पर चौथे नंबर पर है। गरीबी सूचकांक में 10वें नंबर पर है। अब जो योजनाएं जो उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे सघन पशु योजना चलाई गई थी 1972 में, जिला भिवानी से इसकी शुरुआत हुई थी। बुढ़ापा पेंशन योजना 17 जून 1987 को चलाई गई थी। शुरुआत में 100 रुपये मिलते थे यहाँ पर बूढ़ों को, और आयु जो 65 वर्ष से अधिक है उनको मिलती है। तो ये योजना चौधरी देवलाल द्वारा चलाई गई थी और 1988 किसानों को कर्ज माफ किया गया और वर्तमान में पेंशन 3000 रुपया बुढ़ों की हो गई है, जो पहले 100 रुपये थी। इसके बाद है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 में हुई चली थी। अरावली विकास योजना 1993 में। कृषक उपहार योजना 2000 में। स्वयं सिद्धा योजना सन 2002 में। इसके बाद आ जाता है जो देवी रूपक योजना है, ये चली थी 25 सितंबर 2002 को। परिवार नियोजन से इसका संबंध है और यह है हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2002 में राष्ट्रीय उत्थान परिवार कल्याण के लिए चलाई गई थी। देवी सुरक्षा योजना 2 अक्टूबर 2003 को चलाई गई थी। वनस्पति योजना 2003 में। वंदे मातरम योजना 2004 में। यह गर्भवती महिलाओं से संबंधित थी। इसके बाद आ जाता है जो मिड डे मील योजना, दोपहर भोजन वाली, जैसे स्कूल में दिया जाता है। तो 15 अगस्त 2004 को राष्ट्रीय पोषण माह हर वर्ष में सितंबर माह में मनाया जाता है और शुरुआत 1995 तमिलनाडु से इसकी हुई थी मिड डे मील की। इसके बाद आ जाता है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना, 12 सितंबर 2005 को चली थी। इस योजना में हरियाणा जो सरकार इसके द्वारा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जाति के छात्रों को 10वीं 12वीं कक्षा के आधार पर प्रतिशत के अनुसार छात्रवृत्ति 8000 से 12000 तक की राशि इसमें दी जाती है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुनी योजना का ये चली थी 2005 में। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना ये चली थी 1 जनवरी 2006 में। तो इस शुरुआत में इस योजना में 300 रुपये प्रति माह प्रति परिवार पेंशन दी जाती थी। माता पिता में से एक की मृत्यु होने पर दूसरा जो पार्टनर था इस योजना का लाभ उसको दिया जाता था। हर घर हरियाली योजना 2005 में चली थी। बीज योजना 2011 में। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 में। इस योजना के तहत जो गरीब गर्भवती महिला थी इनको सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल व संस्था में जो प्रसव है के लिए आर्थिक सहायता 6000 रुपये इसमें दी जाती थी, ताकि प्रसव के दौरान होने वाली माता का नवजात शिशु के मृत्यु दर को कम किया जा सके। इसके बाद थी तरु योजना, 15 जुलाई 2014 को चली थी। सीएम विंडो योजना ये 25 दिसंबर 2014 को चलाई गई थी। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन योजना शुरुआत 1 नवंबर 2014 को हुई थी और यह अभियान हरियाणा के 49वें स्थापना दिवस पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए फरीदाबाद से चलाई गई थी। इसका लक्ष्य था 2019 तक हर घर में शौचालय बनाना। स्वच्छ भारत मिशन 1 नवंबर 2014 को चलाई गई थी। इसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये चली थी 11/10/2014 को। विधायक आदर्श ग्राम योजना 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से चली थी। पिछला जो सीटी का एग्जाम था उसमें आया हुआ था क्वेश्चन ये, और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। तो डेट याद रखिएगा 22 जनवरी 2015। इसके बाद है सुकन्या समृद्धि खाता योजना, तो ये चली थी 22 जनवरी 2015 में और ये योजना भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। इसका लक्ष्य है बेटियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना और 10 वर्ष से कम आयु वाली बेटियों का खाता खुलवाकर 1 साल में कुल 1.5 लाख तक की राशि 4 साल तक जमा करवा सकते हैं और 21 वर्ष की आयु पूरे होने पर पूरी राशि निकलवा सकते हैं।
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, तो ये 8 मार्च 2015 को चली थी। इंद्रधनुष योजना 7 अप्रैल 2015 को चली थी और ये योजना 7 अप्रैल को लागू की गई और ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है, लेकिन यह भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को टीकाकरण से प्रेरित करना। इसके बाद है सखी योजना, 2015 में चली थी। इसकी शुरुआत हुई थी करनाल से सखी योजना की। हमारा गांव जगमग गांव, ये भी 1 जुलाई 2015 को चली थी। लक्ष्य था 24 घंटे बिजली देना और उस समय जो है घर से बाहर जो बिजली की मीटर है वो लगाई गई थी और अब जो प्रीपेड होने जा रहे हैं कुछ जिलों में, तो ये हो भी गए हैं प्रीपेड मीटर। इसके बाद आ जाता है ऑपरेशन मुस्कान योजना, 1 जुलाई 2015 को चली थी। सबसे पहले शुरू करने वाला जिला था गुड़गांव और यह महिला बाल विकास जो है उसके अंतर्गत आती है। गुमशुदा बच्चों को अपने परिवार तक पहुंचाना और सबसे पहले गुड़गांव से इसको शुरू किया गया था। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? गुमशुदा बच्चों से। थारी पेंशन थारी पास योजना 4 अगस्त 2015 को चली थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में चली थी। हरियाणा कौशल विकास मिशन योजना 2015 में चली थी। नई खेल नीति विकास योजना ये भी 2015 में चली थी। महिला थाना गठन योजना 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन से शुरू हुई थी। प्रथम महिला पुलिस थाना पंचकुला मनसा देवी मंदिर के परिसर में है और सीएम जो थे मुख्यमंत्री उस समय ये मनोहर लाल खट्टर और डीजीपी BS संधू इनके द्वारा की गई और महिला की सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग के अंतर्गत ही आती है। तो महिला थाना का गठन हुआ था 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन। इसके बाद आ जाता है पशुधन बीमा योजना, 29 जुलाई 2016 को झज्जर से हुई थी इसकी शुरुआत ओम प्रकाश धनखड़ जो थे उनके द्वारा की गई थी और इस योजना के तहत 7 जानवर इसमें शामिल है। सक्षम योजना 1 नवंबर 2016 को चली थी, मुख्यमंत्री ने चलाई थी और 3 साल के लिए बस इसमें काम दिया जाता है। उसके बाद अपना काम देखो, या फिर 35 वर्ष की जो आयु है कोई सी भी हो जाए, 3 साल या 35 साल, उसके बाद अपना कोई नया काम धंधा देखो। इसके बाद है उद्देश्य फ्री सिलाई की मशीन योजना और फ्री लालटेन योजना। राज्य मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा 18 दिसंबर 2016 को की थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को चलाई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने। ये जो योजना है संस्थागत वित्त विभाग के अंतर्गत आती है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध और उसको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की गारंटी शुद्ध पेंशन 60 वर्ष की आयु से मिलेगी। तो अटल पेंशन योजना ये 9 मई 2015 में चली थी, तो वित्त विभाग के अंतर्गत आती है। इसके बाद है ऑपरेशन दुर्गा, 13 अप्रैल 2017 को चली थी। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थी। मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर, उनके उड़न दस्ते में ऑपरेशन दुर्गा को अंजाम देने के लिए 24 जो टीमें थी उनका गठन किया गया था। इसके बाद आ जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना, 1 अप्रैल 2017 को चली थी। इस योजना के तहत हरियाणा के निवासियों को दुर्घटना में होने वाले नुकसान के लिए 1 लाख रुपये का लाभ दिया जाता था। नियम था कि व्यक्ति हरियाणा का निवासी हो, व्यक्ति की आयु 18 से 70 के बीच की हो, दुर्घटना के समय व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकित न हो। इसके बाद है BBY योजना, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, तो भवांतर भरपाई योजना। ये 31 दिसंबर 2017 से 1 जनवरी 2018 जहाँ तक चली थी। उद्देश्य क्या था इस योजना के तहत? मंडी में सब्जी के कम दाम में बिकने पर पंजीकृत किसानों को सरकार की तरफ से संरक्षित मूल्य तक का अंतर दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसलें थी? सब्जी में टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, ये थी इसमें। और अंत्योदय आहार योजना ये चली थी 2018 में। उद्देश्य था श्रमिकों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खिलाओ, 8 मार्च 2018 को चली थी। 7 स्टार ग्राम योजना ये 26 जनवरी 2018 को चली थी गांव के विकास के लिए। पौधागिरी योजना ये चली थी 15 जुलाई 2018 में और ये योजना कोरोना संक्रमण के कारण बंद हो गई थी। बाद में फिर 2023 में इसे दोबारा से शुरू किया गया था। इस योजना में स्कूल के विद्यार्थी को जहाँ पौधे दिए गए और इन पौधों की देखभाल के लिए 50 रुपये उन्हें दिए गए थे। तो 22 लाख बच्चों ने पौधे लगाए थे इसमें। गोवर्धन योजना 2018 में चली थी। यह योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों के निर्माण एवं रख रखाव तथा जैविक उर्वरकों के उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2019 में चली थी। उद्देश्य था केसीसी सुविधा पशुओं, पक्षियों, मछलियों, झींगा मछली, अन्य जलजीव के पालन, मछली पकड़ने के अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2019 में चली थी। इसके बाद है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये भी 2019 में चली थी। इस योजना में राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा देना है। योजना के तहत पात्र परिवार की जीवन दुर्घटना पेंशन जैसे लाभ दिए जाते हैं। स्वामित्व भत्ता योजना 2020 में चली थी, लाल डोरे से मुक्त। और मेरा पानी मेरी विरासत, ये 2020 में चली थी। इस योजना में नई फसल विविधीकरण योजना शुरू की गई। किसानों को 7,000 रुपये पहले दिए जाते थे अगर कोई धान की जगह कोई दूसरी फसल करता था। अब इसमें 1,000 रुपये और बढ़ गए हैं, अब 8,000 रुपये इसमें राशि हो गई है अगर कोई धान की फसल न लगाकर, मतलब जीरे की कुछ और दूसरी फसल करता है। तो बाजरा, खरीफ, दलहन, मक्का, बागवानी जैसी सभी अगर विकल्प के रूप में लेते हैं। दूध उपहार मिशन योजना 2020 में चली थी और स्कोच अवार्ड 2020 में मिला था इसमें। तो योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर चिन्हित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दूध पिलाने के लिए माता को विटामिन ए और डी की कमी दूर करने का लक्ष्य रखा गया था। दूध को साल में 300 दिन उपलब्ध करवाया जाएगा, ऐसा इसमें लक्ष्य था। मधुमक्खी व शहद पालन योजना 2020 में चली थी। पीपीपी परिवार पहचान पत्र योजना, ये 4/4/2020 में चली थी। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक परिवार की पहचान और 8 अंकों की पारिवारिक आईडी प्रदान करना। तो एग्जाम में आ जाता है, जैसे पीपीपी है, इसमें कितने नंबर होते हैं? तो 8 अंकों में होते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, ये 2020 में चली थी। हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 में चली थी। इस योजना में प्रतिमाह 10 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं को 6 सैनिटरी जो पैड है, नैपकिन, वो दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2021 में चली थी। मुख्यमंत्री मातृशक्ति हरियाणा योजना 19 अगस्त 2022 को चली थी। इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक और सामाजिक सुधार लाने का प्रयास किया गया था, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक ऋण दिलवाने की व्यवस्था इसमें की गई थी। ईद फर्द योजना 2022 में चली थी। निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, ये भी 2022 में चली थी। इसके बाद है अटल कैंसर केयर सेंटर योजना, 27 जुलाई 2022 को चली थी। गृह मंत्री जो थे अनिल विज, इन्होंने चलाई थी अम्बाला से। इस योजना में कैंसर मरीजों को फ्री में दवाई और इंजेक्शन दिए जाते थे। हरियाणा में अविवाहित पेंशन योजना, यह 1 अप्रैल 2023 को चली थी। इस योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 60 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपये मासिक पेंशन इसमें दी जाती है। तो ये अविवाहित पेंशन योजना थी। सीएम तीर्थ दर्शन योजना 6 मार्च 2017 को चली थी। इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा 60 साल से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एक बार प्रदेश के बाहर चिन्हित स्थलों पर निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। इस योजना के तहत बूढ़े नागरिकों को IRCTC मतलब रेलवे के पैकेज के मुताबिक यात्रा कराई जाती है। इसके बाद आ जाता है सीएम अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना, 2023 में चली थी। सांझी डेयरी स्कीम योजना 20 मार्च 2023 को चली थी। इस योजना में पशुपालकों को अपने पशुओं को रखने के लिए पंचायत की जमीन पर रोड बनाकर उपलब्ध करवाया जाएगा। जन संवाद पोर्टल 2023 में चली थी स्कीमें। ताऊ से पूछो 19 अप्रैल 2023 में चली थी। इस योजना में ताऊ से पूछो द्विभाषी चैटबॉट को व्हाट्सएप के साथ एकीकृत किया गया है और नागरिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को त्वरित उत्तर देने के लिए डिजाइन किया गया था। मेरा बिल मेरा अधिकार, ये योजना 1 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी, जो कि GST से जुड़ी हुई थी। इसके बाद है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 में चली थी। जो अब की है 2024 वाली, वे ज़्यादा और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि करंट वाली ज़्यादातर पूछ जाती है। तो इस योजना में गरीब परिवार को मकान के लिए 50 से 100 गज भूमि प्रदान करना और मकान बनाने के लिए बैंक में 6 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ड्रोन दीदी योजना भी चली थी। 12 अगस्त 2024 को सीएम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है और मान के चलो कि 99% आने की उम्मीद है। ड्रोन दीदी अभियान 12 अगस्त 2024। 75वां वन महोत्सव 2024 करनाल से उद्घाटन हुआ था, सीएम के द्वारा किया गया। और इस दिन 2 योजना शुरू की गई थी, वन मित्र और एक पेड़ माँ के नाम। बीमा सखी योजना, ये भी महत्वपूर्ण है, अभी चली थी ये भी। इस योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को पानीपत से की गई थी। पीएम मोदी ने LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया और 3 साल में 2 लाख महिला बीमा एजेंट नियुक्त होंगे। योजना के तहत 18 से 70 साल की उम्र की 10वीं कक्षा पास महिलाओं को बीमा एजेंट बनाने के लिए ट्रेनिंग मानदेय मिलेगा।
वर्ष 2024 और 25 की योजनाएं आर्थिक शैक्षणिक और बजट में ऊपर दी गई है, तो ये हमने अभी कर ही ली है। इसके बाद आ जाता है जो पुरस्कार हैं, पुरस्कार के बारे में भी आ जाता है। हरियाणा के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024-25 से हाल ही में सम्मानित किया गया। हरियाणा के साहित्यकार संतराम देसवाल और खिलाड़ी हरविंदर सिंह को सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया है। और साहित्यकार है डॉक्टर संतराम देसवाल। 24 अप्रैल 1955 को जज्जर के खेड़का गुजर गांव में जन्मे संतराम देसवाल को पद्मश्री पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। देसवाल को साहित्य, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देखते हुए इस सम्मान के लिए चुना गया है। संतराम देसवाल पेशे से एक शिक्षक हैं। खिलाड़ी हरविंदर सिंह पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले कैथल के हरविंदर सिंह को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया और 25 फरवरी 1991 को इनका जन्म कैथल में हुआ था। इसके बाद आ जाता है जो पद्म पुरस्कार है 2024 वाले। पद्म पुरस्कार भारत सरकार की एक सम्मान है जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करने वालों को दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वालों को धनराशि नहीं दी जाती। साल 2024 में हरियाणा के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें गुरविंदर सिंह, सिरसा के सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह को दिव्यांगजन के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और गुरविंदर सिंह ने 6000 से ज़्यादा दुर्घटना पीड़ितों गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा दी है। महावीर गुड्डू जिनके लोग कलाकार हैं, महावीर गुड्डू को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। महावीर गुड्डू हरियाणवी वेशभूषा में डांस करते हैं और चिमटा, बीन और शंख बजाते हैं। डॉक्टर हरिओम कुरुक्षेत्र के डॉक्टर हरिओम को प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के लिए पद्मश्री मिला था। रामचंद्र सिंह HU हिसार के बेसिक साइंस कॉलेज के डीन रह चुके हैं और रामचंद्र सिंह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा हरियाणा के खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद और एक खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार और 11 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। अब मेजर ध्यानचंद की बात करें तो 2025 वाला मनु भाकर शूटिंग में मिला था। ये जनवरी 18 फरवरी 2002 को गोरैया में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक विजेता मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच को दिया जाता है, तो हॉकी के कोच है संदीप सांगवान, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है और इनका संबंध सोनीपत जिले से है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है और 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2025 वाला जो 11 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें सर्वजीत सिंह शूटिंग में अम्बाला से है, स्वीटी बुरा मुक्केबाजी में है हिसार से, नीतू गनगस मुक्केबाजी भिवानी से, अमन सहरावत कुश्ती में जज्जर से है, संजय मलिक हॉकी में हिसार से है, अभिषेक नैन हॉकी सोनीपत से है, मोना अग्रवाल शूटिंग पैरा एथलेटिक महेंद्रगढ़ से है, नवदीप सिंह भाला फेंक पैरा एथलेटिक पानीपत से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही धर्मवीर नैन क्लब थ्रो में पैरा एथलेटिक है सोनीपत से, प्रणव शर्मा क्लब थ्रो है पैरा एथलेटिक ये फरीदाबाद से, नीतीश कुमार बैडमिंटन पैरा एथलेटिक जिनको अर्जुन पुरस्कार हाल में दिया गया है। इसके साथ ही 2024 का जो पुरस्कार जिन्हें मिला था, तो हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें सुनील कुमार है और अंतिम पंगाल है और दीक्षा डागर है। सुनील कुमार ये डबरपुर गांव है सोनीपत में और कुश्ती के लिए मिला था। अंतिम पंगाल बगाना गांव के हैं हिसार से और कुश्ती में मिला था। दीक्षा डागर ये छप्पर गांव जज्जर से है और खेल गोल्फ में इनको पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार 2024 का मिला था। इसके साथ ही मार्च 2025 में पुरस्कार जो कुछ योजनाएं हैं, तो एक बार वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण इसमें हो जाती हैं। तो मार्च 2025 में पुरस्कार कुछ जो नए योजनाएं हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी समाज की प्रगति में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा में नियमित महिला श्रम कर्मचारी जवान को अब 20 की बजाय 25 वार्षिक अवकाश मिलेंगे। इस प्रकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के तहत तैनात महिला कर्मचारियों को पहले 10 वार्षिक अवकाश मिलते थे, लेकिन अब इन्हें हर माह एक अतिरिक्त अवकाश मिलेगा, जिससे उनकी कुल छुट्टी की जो पात्रता वो 22 दिन हो गई है, मतलब प्रतिवर्ष में। और मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि हरियाणा की महिलाओं को डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान भी किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि महिला कृषि विकास योजना के तहत जो सरकार है
पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग और कृषि उद्यमी जैसी गतिविधियों के लिए किसान परिवारों को महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। श्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअल माध्यम से राज्य भर में 44 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया तथा चरखी दादरी में बाल भवन की आधारशिला रखी। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की जो थीम थी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या थी? सभी महिलाओं लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 64,500 स्वयं सहायता समूह हैं और महिला स्वयं सहायता समूह अब 5 लाख रुपए तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 4 महीनों में 252 डिपो आवंटित किए गए हैं। इसमें से 43% राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में राज्य में 572 आंगनबाड़ी केंद्र क्रेच के रूप में काम कर रहे हैं और 273 स्टैंड और अलोन क्रेच है। इसके अलावा 4000 प्ले स्कूल स्थापित किए गए जिनकी संख्या इस वर्ष 8000 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके बाद आ जाता है लखपति दीदी योजना, जो अभी हमने ऊपर बात ही की थी। तो हरियाणा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे उन्हें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद मिल रही है। 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनने का लक्ष्य रखा गया है और 2 लाख महिलाओं को पहले ही लखपति दीदी बनाया जा चुका है। और इसके अलावा राज्य ने 5000 महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षण देकर नमो ड्रोन दीदी पहल का विस्तार करने की योजना बनाई है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब तक 100 महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उन्हें मुफ्त ड्रोन भी दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और जो राशि है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे सुषमा स्वराज पुरस्कार है, राशि इसमें 5 लाख है। महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए इस पुरस्कार को हरियाणा सरकार के द्वारा 2022 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, राशि इसमें 1.5 लाख रुपए है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार में राशि 1 लाख रुपए है। और ये जो पुरस्कार है हरियाणा जिला करनाल की अंतरिक्ष यात्री जो थी कल्पना चावला उनकी याद में दिया जाता है। पुरस्कार 2010 में शुरू किया गया था। बहन सोनिया देवी पुरस्कार, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार हरियाणा विधानसभा की जो पहली अध्यक्ष थी श्रीमती सोनिया देवी उनकी याद में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो श्रीमती सोनिया देवी थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इसमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं संपूर्ण जीवन काल की उपलब्धियों के आधार पर। हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार 1 लाख राशि है इसमें। 2019 में इसको शुरू किया गया था। हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में मनोहर लाल खट्टर जो उस समय थे उन्होंने की थी। यह पुरस्कार पहली बार चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय के जो वाइस चांसलर थे DKB सिंह, इनको दिया गया था। जननायक देवी लाल पुरस्कार राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। जननायक देवी लाल पुरस्कार जिला स्तर पर इसमें 25,000 दिए जाते हैं। हरियाणा राज्य के विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार हर साल 28 फरवरी विज्ञान दिवस को दिया जाता है और पुरस्कार हरियाणा के जो राज्यपाल है उनके द्वारा दिए जाते हैं। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 4 लाख और 5 लाख की घोषणा हुई थी इसमें। और ये पुरस्कार 40 साल से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। हरियाणा विज्ञान रत्न युवा पुरस्कार 1 लाख रुपए राशि और यह पुरस्कार 40 साल से कम आयु वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना क्या थी? मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कर्मशील संस्थानों में कार्यरत प्रदेश के उन श्रमिकों को दिया जाता है जो उच्च कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों को निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। और ये पुरस्कार हरियाणा राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार 1 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें और एक को दिया जाता है। हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार 60,000 पूरे राज्य में केवल 2 को ही दिया जाता है। हरियाणा श्रम वीर पुरस्कार 20,000 दिए जाते हैं। हरियाणा श्रम वीरांगना पुरस्कार में 20,000 की राशि दी जाती है। इसके बाद हरियाणा पुलिस विभाग के 3 पुरस्कार हैं। मुख्यमंत्री पदक बहादुरी क्षेत्र में 2 लाख रुपए, गृह मंत्री पद जांच क्षेत्र में 1 लाख रुपए, हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक 50,000 रुपये। हरियाणा राज्य के जो खेल पुरस्कार हैं तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो जैसे सबसे पहले आ जाता है भीम पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है ये, राशि 5 लाख है इसमें। भीम पुरस्कार हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सर्वोच्च खेल सम्मान है। शुरुआत 2001 में थी इसकी भीम पुरस्कार की।
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के खेल एवं साहसी खेल पुरस्कार के विजेताओं को प्रति माह राशि प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार में है 20,000 रुपये, द्रोणाचार्य में 2 लाख रुपये, ध्यानचंद में 2 लाख रुपये, तेनजिंग नार्वे में 2 लाख रुपये, भीम अवार्ड में 5,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। तो ये है आपकी 20,000, 20,000, 20,000, तो इसमें 20,000 है। तो एक द्रोणाचार्य अवार्ड में इनमें 20,000 रुपये जो है दिए जाते हैं, क्योंकि प्रतिमाह राशि है। तो इसमें 20,000, द्रोणाचार्य में 20, ध्यानचंद में 20, तानजिंग में भी 20 और भीम अवार्ड जो इसमें राशि जो आपकी हो जाएगी 5,000 रुपये। तो इस प्रकार से दी जाती है प्रतिमाएँ। ओलंपिक खेल की बात करें तो जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था, हमने इसमें पढ़ा था। तो ओलंपिक खेल में अगर कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो 6 करोड़ रुपए मिलते हैं, रजत वाले को 4 करोड़ मिलते हैं, कांस्य वाले को 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये तो बात थी ओलंपिक की, सबसे ज़्यादा इसमें मिलते हैं पैसे। एशियन खेल की अगर हम बात करें तो एशियन खेल जो इसमें स्वर्ण वाले को 3 करोड़, रजत को 1.5 करोड़ और कांस्य जवान को 75 लाख रुपये मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है जो ये कॉमनवेल्थ खेल होते हैं, जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, इसमें सबसे कम राशि है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ओलंपिक है, उसके बाद फिर एशियन है और उसके बाद कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल आप कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक खेलों में ही मिलते हैं। कॉमनवेल्थ जो सबसे निचले स्तर के कह सकते हैं आप राष्ट्रमंडल खेल हैं। स्वर्ण पदक को 1.5 करोड़, रजत को 75 लाख और कांस्य को 50 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। और जो अन्य जो प्रतिभागी होते हैं उनको 15 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है जो एशियन गेम्स हैं, इसमें प्रतिभागी को 7.5 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। और कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल में प्रतिभागी को 5 लाख रुपये की राशि मिलती है। हरियाणा शारीरिक खेल नीति 2015। इसके बाद है हरियाणा शारीरिक खेल जो नीति थी 2015 की। इस खेल नीति का शुभारंभ 15 जनवरी 2015 को स्वामी विवेकानंद जो जयंती थी इसके अवसर पर मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर इन्होंने किया था। और इसके साथ साथ जो अवार्ड है वो शुरू किए गए थे, जिसमें महाराणा प्रताप पुरस्कार था, 2 लाख रुपये राशि इसमें दी जाती है। और इस पुरस्कार जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है। इसके बाद है एकलव्य अवार्ड, इसमें 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। ये पुरस्कार कनिष्ठ खिलाड़ियों को भीम अवार्ड की तर्ज पर 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसमें 3 खिलाड़ी सिंगल इवेंट में और 2 टीम इवेंट में दिए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है इसमें। और ये पुरस्कार जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड 5 लाख रुपये दिए जाते हैं इसमें। ये पुरस्कार उसे दिया जाता है जिसने खेल व क्षेत्र एसोसिएशन में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 2 लाख रुपये, ये पुरस्कार हर इवेंट खेल के कोच को दिया जाता है। विक्रमादित्य पुरस्कार 2 लाख रुपये, ये पुरस्कार भी हर इवेंट के रेफरी एम्पायर जज को दिया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति को दिए जाते हैं 11 लाख रुपए। हरियाणा राज्य के साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार लाला देशबंधु गुप्ता सम्मान, इनाम राशि है 2.5 लाख रुपए। नारी शक्ति पुरस्कार, ये पुरस्कार भारत सरकार का एक वार्षिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता में अहम योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। और ये पुरस्कार महिलाओं के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और पुरस्कार हर साल 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रभवन में दिया जाता है। नगद पुरस्कार है और 2 लाख रुपये और व्यक्तिगत श्रेणी में 1 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। महिलाओं को विभिन्न क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना और लैंगिक समानता को कम करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद आ जाता है साहित्य अकादमी और जो पुरस्कार हैं। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। समुद्र का संसार की रचना के लिए अम्बाला कैंट के निवासी अशोक भाटिया, इनको 1991 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1991 में साहित्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ और इसे 25 जुलाई 1971 को कार्य करना शुरू कर दिया था। इसका पुनः गठन 26 अगस्त 2011 को किया गया था। इसके वर्तमान निदेशक थे चंद्र त्रिखा, जो और अध्यक्ष होते हैं सीएम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके वर्तमान निदेशक चंद्र त्रिखा है। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान राशि 7 लाख रुपए है इसमें राशि। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान राशि इसमें 2.5 लाख रुपए है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान राशि 2.5 लाख रुपए। लाला देशबंधु गुप्त सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में राशि 2.5 लाख रुपए है।
पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान हरियाणवी सांग परंपरा के लिए जाना जाता है और सांगी थे, तो राशि इसमें 2.5 लाख रुपए है। इसके बाद है जनकवि मेहर सिंह सम्मान, ये इसमें राशि है 2.5 लाख रुपए। हरियाणा साहित्य गौरव सम्मान राशि है 2.5 लाख रुपए, जिनका जन्म हरियाणा में हुआ लेकिन वर्तमान में हरियाणा से बाहर भी रह रहे हों। आदित्य अल्लर साहित्य सम्मान राशि 2.5 लाख रुपए। महिला रचनाकार सम्मान 2.5 लाख रुपए। कवि दयाचंद मायना सम्मान 2.5 लाख रुपए। हिंदी सेवी सम्मान 1 लाख रुपए। युवा लेखक सम्मान 1 लाख रुपए। स्वामी विवेकानंद युवा लेखक सम्मान राशि 1 लाख रुपए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा लेखक सम्मान राशि 1 लाख रुपए। इसके बाद है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी 22 अक्टूबर 1996 को और इसकी मुख्य पत्रिका थी शब्द बूंद। निदेशक सुनील वशिष्ठ, अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह धमीजा है। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की बात करें तो हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान, इस सम्मान में 2.5 लाख रुपए राशि दी जाती है और पंजाबी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बाबा शेख फरीद सम्मान, इसमें 1,11,000 की राशि दी जाती है। भाई संतोख सिंह, इसमें 1,25,000 दिए जाते हैं। संत तरण सिंह सम्मान 1 लाख की राशि इसमें दी जाती है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1985 को हुई थी। जमुना तट त्रिमासिक और उर्दू दिशा उर्दू साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। और इसमें सम्मान की बात करें तो फर्के हरियाणा सम्मान राशि 5 लाख। हाली सम्मान उर्दू साहित्य में दिया जाता है और 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कौरमेंद्र सिंह बेदी सम्मान 1 लाख रुपए। सैयद मुजफ्फर हुसैन बड़ी सम्मान 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ख्वाजा अहमद अब्बास सम्मान 1 लाख की राशि। मुंशी गुमानी लाल सम्मान 1 लाख रुपए की राशि। सुरेंद्र पंडित सम्मान 1 लाख रुपए। उर्दू तर्जुमा निगारी सम्मान 1 लाख रुपए। जाफर जट्टाली 1 लाख रुपए। जावेद वशिष्ठ सम्मान 1 लाख रुपए। उर्दू नो आमेज उर्दू सम्मान 1 लाख रुपए। साबिर पानीपति सम्मान 1 लाख रुपए। बालकृष्ण मुजतर सम्मान 1 लाख रुपए। जसवंत सिंह टोनवी सम्मान 1 लाख रुपए। उर्दू गजल सराय सम्मान 1 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। इसके बाद है बच्चों के साहित्य पर अदब ए इत्फाल जो सम्मान दिया गया था, इसमें राशि है 1 लाख रुपए की। उर्दू साहब सम्मान 1 लाख रुपए की राशि। मेन तो बस इसमें क्या है, इसकी स्थापना वगैरह ये आती है एग्जाम में। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। और जमुना तट त्रिमासिक और उर्दू दिशा यह उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका है। बस इतना ही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। बस इनके ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी पंजाबी साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 1996 को हुई थी और पत्रिका थी शब्दपूर्ण। तो बस ये मेन है, ज़्यादातर कुछ नहीं। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 2002 को। और हरिप्रभा हरियाणा से संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका है। निदेशक थे डॉक्टर दिनेश शास्त्री। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी सम्मान में राशि पहले 11 लाख थी, जो अब बढ़कर 25 लाख हो गई है। साहित्य अलंकार सम्मान, इसमें 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। संस्कृत गौरव सम्मान में 5 लाख रुपए। वाल्मीकि सम्मान 3 लाख रुपए। वेद व्यास सम्मान में 3 लाख। स्थानदत्त सम्मान में 2.5 लाख। विश्वामित्र सम्मान 2.5 लाख। बाणभट्ट सम्मान 2.5 लाख और विजयानंद आचार्य सम्मान 2 लाख रुपए तो इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान 2 लाख रुपए। स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ऐसे थे। अब बात कर लेते हैं जो हरियाणा के मेले थे, ये भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे आम का मेला कहाँ पर लगता है, पंचकुला पिंजौर में जुलाई महीने में लगता है। इस मेले का प्रथम बार आयोजन हुआ था 1992 में और ये 2 दिन के लिए लगता है। 2025 में 32वां आम का मेला आयोजन किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है वाली लाइन। तो अब कौन से नंबर को हुआ था ये, 32वें नंबर का, जुलाई के महीने में होता है, जैसे कि अब जुलाई लग रहा है। तो इस मेले का हरियाणा पर्यटन और बागवानी विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से 4 से 6 जुलाई 2024 तक पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में किया गया और इस मेले में अलग अलग 500 किस्म के आम स्टॉल सजाए गए थे। वर्ष 2024 इस मेले का हरियाणा पर्यटन और बागवानी विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से
12 से 14 जुलाई 2024 तक पिंजौर के रविंद्र गार्डन में 31वें मेले का आयोजन किया गया था। तो आप तो ज़्यादातर अभी वाले ही क्वेश्चन आएंगे। 75वां वन महोत्सव 2024 का करनाल में हुआ था। 76वां वन महोत्सव, ये वन महोत्सव 2025 जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित किया गया है। और पिंजौर विरासत मेला या रविंद्र गार्डन पिंजौर में प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह में विरासत महोत्सव आयोजित किया जाता है। पिंजौर हेरिटेज मेला इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन 16 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा और ये मेला 15 दिन की अपेक्षा 18 दिन लगेगा। 2024 वाले की बात करें तो इसका आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच हुआ था। इस बार थीम स्टेट के रूप में उड़ीसा और टीम कंट्री के रूप में तंजानिया देश शामिल थे। भारत को छोड़कर पहला देश जहाँ पर गीता महोत्सव मनाया गया तो ये मॉरिशस था। भारत के अलावा गीता महोत्सव 2024 श्रीलंका अमेरिका में हुआ है। कारीगरों का कुंभ मतलब सूरजकुंड मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरवरी के महीने में लगता है ये। और मेले का आगामी जो 38वां संस्करण था ये 7 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। 2025 वाला केंद्रीय टूरिज्म मंत्री जो थे गजेंद्र शेखावत और सीएम नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया था। और सूरजकुंड मेले में इस बार 2 थीम राज्य थे, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। पार्टनर कंट्री के रूप में बिम्स्टेक देशों का समूह था जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। उड़ीसा को 1993 में थीम राज्य बनाया गया था। मध्य प्रदेश को 1992 से 2009 में थीम राज्य बनाया गया। 2024 को 37वां मेले का आयोजन 2 फरवरी से 18 फरवरी तक किया गया था। इसका शुभारंभ भारत के 15वें राष्ट्रपति जो थे द्रौपदी मुर्मू और हरियाणा के राज्यपाल जो थे इनके द्वारा किया गया था। और थीम स्टेट थे इसमें गुजरात और थीम कंट्री थी तंजानिया। मेले का भागीदार देश इसमें बनाया गया था और इस मेले का प्रथम बार आयोजन 1987 में किया गया था। और इस मेले में थीम राज्य के रूप में चुने जाने की शुरुआत वर्ष 1979 में हुई थी और प्रथम थीम राज्य राजस्थान को चुना गया था। तो 2017 का सूरजकुंड मेले को कैशलेस मेले के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मेले में सभी हितधारकों को नगद रहित लेन देन करने का विकल्प प्रदान किया गया था। मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन के द्वारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। तो ये थी 38वें सूरजकुंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब कुछ जो यहाँ पर गांव के जो नाम बदले गए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे मरोड़ा इसका पहला नाम था वो यह है ट्रंप नगर, नूह में है ये। चमारखेड़ा को सुंदरखेड़ा ये हिसार में है। चामखेड़ा को देवनगर महेंद्रगढ़ में है। मुस्तफाबाद को सरस्वती नगर जो अब कहा जाता है यमुनानगर में है ये। खिजराबाद को प्रताप नगर यमुनानगर में है ये। रांगडान को राजपूताना करनाल में है। लंडोरा को जयरामपुर ये यमुनानगर में है। और झिमरी ये खेड़ा जोली ये करनाल में है। अमीन गांव अभिमन्यु ये कुरुक्षेत्र में है। लालाहीर केसर नगर रेवाड़ी में है। बौंडसी भुवनेश्वरी गांव गुरुग्राम में है। बल्लभगढ़ बलरामगढ़ फरीदाबाद में है। दुर्जनपुर सज्जनपुर भिवानी में है। गढ़ी सांपला चौधरी छोटूराम नगर रोहतक में है। पिंडारा पंडू पिंडारा जींद में है। किन्नर गांव गैबी नगर हिसार में है। कुत्ताबाड़ प्यार नगर ये हिसार में है। कुतियावाली तो ये शाहजहांपुर में हिसार में है। गंदा गांव ये अजीत नगर फतेहाबाद में था, यहाँ फतेहाबाद में है वर्तमान में क्योंकि ये तो पहले नाम था। सुधार सट्टा बाबा बम्मन शाह ये सिरसा में है। बाबरपुर नानकपुर है अब पानीपत में है। बिलासपुर व्यासपुर यमुनानगर में है। और दुर्जनपुर सज्जनपुर भिवानी में हो गया। मोहम्मदाबाद प्रेमनगर सोनीपत में है। चूड़पुर चांदपुर जींद में है। मोहम्मदपुर माजरा बिरड़ माजरा जज्जर में है। बाबरपुर नानकपुर पानीपत में है। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।